हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न की बात की थी। आज हम बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन की, पेयर एनिहिलेशन की और सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन की। छोटे छोटे 2-3 से ये टॉपिक हैं। देखिए, पेयर प्रोडक्शन की बात करते हैं हम सबसे पहले। अब मान लो हमने जब न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ देखी तो हमने देखा कि गामा फोटॉन्स रिलीज होते हैं। अब लेट अस सपोज मेरे पास में ये कोई मटेरियल है। जब ये गामा फोटॉन्स इस मटेरियल के ऊपर गिरते हैं तो ये इस मटेरियल के अंदर 3 तरह के फिनोमेना की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है ना, 3 तरह का फिनोमेना ये इसमें करवा सकते हैं। अब 3 तरह का कौन सा फिनोमेना ये करवा सकते हैं इसमें? देखिए, ये इसके अंदर करवा सकते हैं आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने पढ़ा है कि भाई जब एनर्जी के फोटोन गिरेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। दूसरा ये इसके अंदर करवा सकते हैं आपका कॉम्पटन इफेक्ट। और तीसरा जो फिनोमेना है ये इसके अंदर करवा सकते हैं आपका पेयर प्रोडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने डिटेल में पढ़ लिया। कॉम्पटन इफेक्ट वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। एक बार इसका आइडिया ले लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट कुछ नहीं होता है, बस मान लो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एनर्जी का फोटोन आया, इससे टकराया। टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर चला गया, फोटोन इधर चला गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे ही ये एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी के फोटोन को क्या कर दिया है, स्कैटर कर दिया है। इधर से ये फोटोन चला गया, मान लो किसी नई एनर्जी के साथ, इधर आपका इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया है। दिस इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। ये कॉम्पटन इफेक्ट है आपका। ठीक है ना। तो देखिए, अब बात करते हैं हम पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है। लेट अस सपोज इस एटम के न्यूक्लियाई ने इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। ये फोटोन क्या हुआ है, एटम को पेनिट्रेट करता करता न्यूक्लियाई तक पहुंच गया और वहां पर इसे एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो जैसे ही ये फोटोन इस न्यूक्लियाई के अंदर जाएगा, इसे एब्जॉर्ब करते ही न्यूक्लियाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक पॉजिट्रॉन जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का आपका क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। कि जब आपका एक गामा रे का फोटोन एटम के अंदर जाता है और न्यूक्लियाई उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो न्यूक्लियाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है। दिस इज़ नोन एज पेयर प्रोडक्शन। इसको हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि बेसिकली एक न्यूट्रॉन आपका टूट गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन होने की कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या है कि जो गामा रे का फोटोन है उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ गामा, वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। चलो ज़रा निकाल लेते हैं कि कैसे ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, अब हमें पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बनेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सी हो गया 3 इंटू 10⁸8 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको मैं ज़रा एक बार सोल्व करके देख लेता हूँ कितनी एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होगी। तो ये एनर्जी तो आ गई इलेक्ट्रॉन के लिए। अब पॉजिट्रॉन भी है, पॉजिट्रॉन का मास तो सेम होता है, सिर्फ चार्ज अलग होता है। तो इतनी ही एनर्जी किसके लिए जनरेट होगी? पॉजिट्रॉन के लिए। तो एक गामा फोटोन को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी पेयर प्रोडक्शन के लिए? 0.51 प्लस 0.51 कम्स आउट टू बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक गामा फोटोन की अगर एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और इससे ज़्यादा अगर कोई एनर्जी है तो वो क्या जनरेट करेगा? पेयर प्रोडक्शन जनरेट करेगा। अगर इसकी एनर्जी लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये आपका क्या करेगा? या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा या ये आपका क्या करेगा? कॉम्पटन इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है ना। तो ये था बेटा पेयर प्रोडक्शन। तो जिस तरह से पेयर प्रोडक्शन होता है उसी तरह से आपका पेयर एनहिलेशन होता है। अब एनहिलेशन, एनहिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना, मर्ज आउट हो जाना, इसी को एनहिलेशन बोलते हैं। नाम भी बता रहा है अपने आप ही। तो एनहिलेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आपका एक पॉजिट्रॉन दोनों आपस में मिलते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होकर के वो गामा फोटॉन्स को रिलीज करते हैं।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटा बैलेंस करने के लिए वो 2 गामा फोटोन्स को रिलीज़ करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल यही था कि 0.51 0.51 इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे को एनालेट कर देते हैं और 2 गामा फोटोन्स आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो यह आपके पास में थी पेयर एनालेशन, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है ना, एनालेट हो जाना आपस में। अब हम बात करेंगे अगले छोटे से टॉपिक की, और वो है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है कुछ नहीं। देखो, मान लो कोई आपके पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो ए है, वो टूट गया, कुछ टाइम के बाद बी बन गया, कुछ टाइम के बाद वो सी बन गया, कुछ टाइम के बाद वो डी बन गया। अब वो बार बार टूटता जा रहा है, यानी कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आता जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूं इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, तो आप क्या कहेंगे, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल। सबसे कम स्टेबल कौन, सबसे ज़्यादा एक्टिव तो ये था, तो ए सबसे कम स्टेबल है। तो अगर मैं कहूँ इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में रखो, तो आप क्या कहेंगे, ए सबसे कम स्टेबल है, फिर बी है, फिर सी है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, डी है। साथ में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, देखो, जितने एटम यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उतने ही एटम यहाँ डिसइंटीग्रेट हो जाएं। तो क्या इन दोनों के मास, इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसके बढ़े ना इसके घटे, इक्वल से हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फॉर ए मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फॉर बी। ए और बी दोनों की रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेम होनी चाहिए। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम, λ1 n1, इसको क्या लिख देंगे हम, λ2 n2। आ गया बस आपके पास में सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये थे बेटा 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स, पेयर एनालिसिस, प्रोडक्शन, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। आज मेरी तरफ से आपका मॉडर्न फिज़िक्स कवर अप हो गया है टोटली। आज मैं आपको एक असाइनमेंट और दूंगा, क्योंकि कल और परसों 2 दिन आपका आगे वर्क तो होगा नहीं, तो मैं आपको हो सकता है 30-40 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट और दूं, और वो असाइनमेंट कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स का होगा, ठीक है ना। अकेली रेडियो एक्टिविटी, अकेले इनका नहीं मिलेगा, कंप्लीट होगा, आपको वो असाइनमेंट सोल्व करना है, ठीक है। सैटरडे को मैक्सिमम बच्चे अपना जो इस वीक का वर्क है मेरे पास भेजेंगे। पिछले वीक में कुछ बच्चों ने मेरे पास अपना होमवर्क नहीं भेजा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन अगर इस वीक भी उनका होमवर्क मेरे पास नहीं आया है तो फिर मैं उनको उनके नाम से मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।